जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में 160 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट सीट को, लगभग 384 क्वेश्चन है। तो A to Z हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डबल क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन देखते चलो, लेकिन मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए कराऊंगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन का नहीं, कंप्लीट मैथ्स का, कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग। लगभग 8000 क्वेश्चन रीजनिंग में और लगभग 7 से 8000 क्वेश्चन मैथ्स में कंप्लीट सॉल्यूशन करा के मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा विद पीडीएफ, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन होगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मेरा द्वारा बनाया हुआ है या इधर फालतू का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में एग्जाम में आए हुए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है। यानी कि जो ए की आय है ना, वो बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है। सही बात है। दूसरी बात कह रहा है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। जो सी की आय है ना, वो डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। कोई दिक्कत हो रही तुमको? ठीक। आगे कह रहा है यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है। और कहा है कि तथा बी और डी की आय का अनुपात, बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। यानी कि बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। तो हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है ए बी सी डी की आय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास वेपन्स का खजाना है। अगर ए का अमाउंट बी से 140 ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, सी का अमाउंट डी से 80 ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, ए और सी में क्या रेशियो होना चाहिए? 2 और 3। चौथी बात, बी और डी में क्या रेशियो होना चाहिए? क्या ऑप्शन से चेक करें, ट्राई करते हैं एक बार। क्या ए का अमाउंट बी से 140 ज़्यादा है? इसी में चेक करो। क्या सी का अमाउंट डी से 80 ज़्यादा है? सी का अमाउंट ये है, सी का अमाउंट 320 है। अरे सी का अमाउंट कितना है? क्या इससे 80 ज़्यादा है? अरे 240 में अगर 80 जोड़ोगे 320 है। साथ में ए और सी का अनुपात 2:3। ए का मतलब 260, ए का मतलब 200 और सी का मतलब 300। क्या ये 2:3 है? नहीं है। ये बनेगा तो अगर 0 से 0 कट जाएगा 13 और 16। क्या बन पाया? नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। पहला गलत हो गया। दूसरा चलो चेक करो। क्या ए का अमाउंट बी से, ए और सी में चेक कर लें, ए और सी का चेक कर लें। ए और सी का 2:3। ए का मतलब 300 और सी का मतलब 600। क्या ये 2:3 है? ए का मतलब 400, सी का मतलब 600। क्या ये 2:3 है? कोई बात नहीं है। इसका भी चेक कर लो। बी और डी का 1:2। बी का मतलब 260, बी का मतलब, और डी का मतलब 520, डी का मतलब 500। क्या ये 1:2 है? अरे 26 एकम 26, 26 दूनी है। और 2 और बच्चे, वो भी चेक कर लो। ए का अमाउंट क्या बी से 140 ज़्यादा है? क्या सी का, बी का अमाउंट मतलब, बी का अमाउंट कौन सा है? सॉरी, सी का अमाउंट मतलब 600, डी के अमाउंट से ज़्यादा है। सब कंडीशन फुलफिल हो रही है। चौथे वाले को गलत कराएं, चौथे वाले को गलत करके देखें कहाँ गलत हो रहा है। चलो चेक करते हैं। क्या ए का अमाउंट और सी के अमाउंट में 2:3 है? ए का अमाउंट है 320 और सी का अमाउंट है 480। क्या ये अनुपात 2:3 है? बन गया? ठीक है। अरे अभी तो 4 वेपन है आपके पास, यही तो वेपन काम में हुआ है। बी और डी में देखो 1 और 2। बी का मतलब कितना है? 180 और डी का मतलब कितना है? 360। ये भी 1:2 है। चलो और अभी तो और भी चेक करने के लिए। क्या बी का अमाउंट डी के, बी और डी में अनुपात मिल गया, ठीक है। ए और सी में मिल गया। ए का अमाउंट मतलब 320 बी के अमाउंट से 40 ज़्यादा है। क्या डी का अमाउंट, सी का अमाउंट डी से 80 ज़्यादा है? सी का अमाउंट कितना है? 480। सी का अमाउंट और डी का अमाउंट, क्या ये 80 ज़्यादा है? गलत हो गया। मैंने हर एग्जाम्पल को लेके समझाया है, आपको बातें करनी है। वरना आप फील करोगे ना, तुरंत कहोगे हाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो, क्योंकि आपके पास वेपन 4 हैं। कितने वेपन हैं? 4 वेपन है कि ए का अमाउंट बी से 140 ज़्यादा होना चाहिए, और बी और डी में क्या रेशियो होना चाहिए, और सी का अमाउंट डी से 80 ज़्यादा होना चाहिए, और ए और सी में क्या रेशियो होना चाहिए? 2 और 3। इतनी बातें अगर फुलफिल होंगी तब कहीं जा, और बाई चांस सवाल इतने पर भी रुक जाए,
सवाल इतने पर भी रुक गया तो क्या आपके पास था? आपके पास AC था और BD था, ठीक है। इन दोनों को क्या जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। अरे सुनो, यहां पर A और C है, यहां पर B और D इनको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। A और B में अमाउंट रेशियो दे रखा था, अंतर। क्या A और B का कहीं पे रेशियो दे रखा है? नहीं। B और D का रेशियो दे रखा है, कहीं B और D में अंतर दे रखा है? तो आप बताओ यहाँ पर क्या दिमाग लगाते? कुछ आपके पास समझ में आ रहा है? क्या कोई ट्रेडिशनल अप्रोच आ रही समझ में? नहीं, रेशियो चेक करने की बात मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा रेशियो चेक नहीं करना है आपको। क्या आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है कि आप कुछ और सोच सकते हैं? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, A और C में रेशियो दे रखा है। देखो मैंने तो इस ऑप्शन से करा दिया, मैंने तो सवाल ऑप्शन से करा दिया। पेज को नीचे करो, फिर इसको दिमाग लगाओ कि क्या हमारे पास कोई और चारा है। देखो हमसे A और C का रेशियो दे रखा है और हमसे रेशियो B और D का दे रखा है। क्या इस रेशियो को और इस रेशियो को मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। ये दे रखा है A और B के बीच का डिफरेंस। क्या A और B में कहीं पे यूनिट का डिफरेंस है? ये दे रखा है B और D का डिफरेंस, B और D का रेशियो। ये दे क्या रखा है? B और, क्या यहाँ पर कहीं B और D का डिफरेंस है? क्या आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है कि इस सवाल को ट्रेडिशनल अप्रोच कोई है लग सकती है? सोचो क्या कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन का सहारा नहीं लोगे तो सोचो कि आप इस सवाल में क्या कर सकते हो। ऑप्शन तो चेक करा दिया मैंने, बताइए कुछ कर सकते हो? अरे कुछ कर सकते हो? कोई है ट्रेडिशनल अप्रोच आपके पास? बोलो। महा ट्रेडिशनल अप्रोच है कुछ? कुछ भी 1% भी कि इस सवाल को कुछ तोड़ सकते हो, ये वो कुछ भी कर सकते हो सवाल में? रेशियो दे रखा है A और C का, रेशियो काय का है, और रेशियो दे रखा है B और D का। ये मिल नहीं सकते आपस में? मिल सकते हैं? कोई कॉमन नहीं, मिल नहीं सकते। अब A और B के बीच का डिफरेंस 140 है, लेकिन A और B का कहीं रेशियो नहीं दे रखा है। B और D का, C और D का डिफरेंस 80 है, लेकिन C और D का डिफरेंस क्यों नहीं दे रखा है? भाई साहब आप ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं कर सकते। इस सवाल को आपको कैसे करना पड़ेगा? ऑप्शन से। क्या कोई ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लग सकती? कोई नहीं लग सकती, बन ही नहीं सकता। इनका भी रेशियो नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच का कहीं डिफरेंस। क्या इन दोनों में एक कोई ना कुछ तो सेम होता तभी तो बन पाता। तो चीजें समझो, मतलब फाइनली एग्जामिनर भी क्या चाहता है कि भाई ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन पे आओ। लेकिन हम आ नहीं रहे हैं। हम तो आ रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। बढ़े आगे। सोचो अगर ऑप्शन का सहारा लेना नहीं सीख रहे होते आप तो बैठ के सोच रहे होते कैसे बनाऊं इसे, कुछ लग ही नहीं सकता। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि अरुण द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक कुल अंक कितना है? यानी कि अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी इंग्लिश और गणित मतलब मैथ मतलब एम में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 170। इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर कितना है? 10। यानी कि इंग्लिश और मैथ्स का अंतर कितना है? 10। ऐसा कहा है, ठीक है। तो इन उनके प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एम से एम कट जाएगा, ई और ई 2E, 170 180। एंड इंग्लिश कितना आ गया? 90। इंग्लिश कितना आ गया? अगर इंग्लिश 90 आ गया तो इंग्लिश प्लस मैथ्स 170 था। इंग्लिश की जगह 90 रख दिया, प्लस मैथ्स बराबर 170। अगर आप मैथ्स का मान निकालोगे तो 80 आ जाएगा। आया? इंग्लिश का मान अलग निकाल दिया, मैथ्स का मान अलग निकाल दिया। एक तो एक अप्रोच ही। और इसको मैं बदल कर दिखाऊं कैसे समझा सकते हो? ये तो ट्रेडिशनल कर दिया ना आपने। भाई ऑप्शन का सहारा लेके देखिए क्या कर सकते हैं। आओ ऑप्शन पे आओ। देखो अगर 180 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों का अंकों का योग कितना है? 170। कितना है? 100। तो 8 और 7 15, 15 यूनिट के 170 काट पाएगा? 9 और 8 17, 17 यूनिट काट पाएगा? हाँ। अरे काटेगा नहीं काटेगा? 8 और 7 15 यूनिट काट पाएगा? नहीं। 9 7 16 काट पाएगा? नहीं। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी। फिलहाल तो आपने इंग्लिश प्लस मैथ्स कर लिया। बड़ा मजा तो आया सॉल्व करने में क्योंकि टफ नहीं था, लेकिन समय तो खर्च हो गया। क्या इस समय को नहीं बचा सकते थे? डेफिनेटली बचा सकते थे। बचा सकते थे, नहीं बचा सकते थे? कुछ करना थोड़ी था। और सुनो दूसरी तरीका, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 170 यूनिट है, तो 17 का मल्टीपल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो 9 और 8 7 और 8 कितना होता है? 15। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 15 यूनिट की वैल्यू 170 लिखी है ना तो यूनिट का मान डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल की आवश्यकता नहीं है। अगर दो नंबर को जोड़ने पे इंटीजर मिल रहा है, दो नंबर को घटाने पे इंटीजर मिल रहा है, तो नंबर डेसिमल थोड़ी होंगे। साफ साफ दिख रहा है। आगे बढ़े।
देखिए कह रहा है एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है, कितने घंटे खुला? पांच घंटे खुला? कितने घंटे खुला? 10 बजे ऑफिस खुला और 5 बजे तक, 5 बजे बंद हुआ, तो 10 से 12 2 घंटे और 12 से 5 5 घंटे, कितने घंटे खुला? 7 घंटे खुला। कोई दिक्कत? तो भोजनावकाश यानी लंच कितने मिनट का था? तो भोजनावकाश मतलब 30 मिनट, भोजनावकाश मतलब, और कार्यालय की कुल अवधि, कार्यालय की कुल अवधि कितनी थी भाई? 7 घंटे। 7 घंटे मतलब 7 गुणे 60 इतने। अरे मेरी बात सुनो, उन्होंने ये कहा है, लोग कार्यालय खुला हुआ आपके 7 घंटे, कार्यालय खुला है आपके, और जो आपका लंच हुआ है वो आधा घंटे का, लंच हुआ है आपका आधा घंटे का। तो आपसे पूछा है कि भोजनावकाश मतलब लंच और कार्यालय की कुल अवधि, कार्यालय की कुल अवधि कितनी है? 7, यही तो है। अरे आप अगर मिनट में ना जाओ तो ऐसे तो कर ही लोगे कि भाई लंच कितने का था? आधे घंटे का। और ऑफिस कुल कितने घंटे खुला? भाई अगर ये कहे काम कितने घंटे हुआ? 6.5 घंटे। काम कितने घंटे हुआ? ऑफिस खुला कितने घंटे? 7 घंटे। टोटल अवधि पूछिए ना, 7 घंटे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 14। ये सवाल क्या आ जाएगा आंसर? 1 और 14। अच्छा, इस सवाल में अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो 2 ऑप्शन गलत मार सकते थे कि भाई लंच कम समय का होता है और ऑफिस ज़्यादा समय। ऐसा खुल सकता है कि 5 घंटे का ऑफिस खुला जिसमें 4.5 घंटे का लंच रहा। ऐसा नहीं होता, शादियों में होता है ऐसा। ठीक है, खाते कितनी देर है हम लोग? 3-4 घंटे को खाता है तो तुम हाँ खा लेते होगे। 3-4 घंटे नहीं खा सकते आप। हाँ मैं तुम अपनी बताओ ना। हाँ आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा। ठीक, अगर महफिल में घूम घूम के खा रहे हैं तो 1 घंटा, और सिर्फ खाने में फोकस है तो आधा घंटा। और वो बात अलग है, खतरनाक वाली भीड़ के बारात में गए, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम दे रहा है, उसको धक्या ले तेरी की नहीं होता है, वो फिर बाद में कहता है वो खोंचा में ले तुम ही खा लो, सब डब्बा फेंके जाता है। फिर बराती कहते तो अच्छा हम पे फेंका, हम बराती इधर आ, धैत तेरी की। फिर क्या होता है? अच्छा बराती वालों ने घर वालों को पीटा, अब गांव के आते हैं बराती को पीटने के लिए। फिर बराती वाले कहाँ जाते हैं? ईख में, इधर उधर। फिर पता है जो लड़के का मामा होता है ना, तो नहीं मैं तो लड़की का मामा हूँ। लड़के का मामा कन्वर्ट कायम हो जाता है पिटाई के डर से, क्योंकि बारात गई है तुम्हारी। बारात में कितने लोग हैं? 400-500, और गांव में कितने हैं? 5000। एक बराती पे 10 पड़ेंगे, एक बराती पे 10 पड़ेंगे। क्योंकि देखो सीधी बात है, नॉर्मली यही होता है। जैसे खाना खिला रहे हैं गांव वाले, गांव की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात नहीं। शहर का जो रेशियो होता है ना बराबर हो जाता है। जैसे अगर किसी शादी हॉल में शादी हो रही है तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का रेशियो बराबर हो जाता है, समथिंग। लेकिन गाँव में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, गांव वाले खाना खिला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बेटर वगैरह नहीं होते, गांव के वो भाई बहन तू चाचा ताऊ सबको खिला रहे हैं। अब मान लो कोई आदित्य बाबू आइसक्रीम खिला रहे हैं, इनके यहाँ पे बारात आई है, तो पता है बाराती क्या कहेंगे? लाओ इधर लो, तो इनको धक्का देते रहेंगे। अगर इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने किसी बाराती से बदतमीजी कर दी, ले तू ही खा ले, डब्बा फेंक दिया उसके ऊपर। अच्छा तूने बाराती की बेइज्जती की, इधर आ, चट 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 चट। फिर थोड़ी देर बाद पता चला अरे बारातियों ने घरातियों को मारा। फिर गाँव वाले आएंगे किसको मारने? बारातियों को। अब बारातियों भैया गांव बाराती कितने? 500, गांव वाले कितने? 5000। एक बाराती पे कितने पड़े? वो चटनी बनाते हैं। फिर पता है बाराती कहाँ घुसते हैं? कभी किसी के खेत में, कभी ईख में, कभी इधर उधर। तो लड़की का जो लड़के का मामा होता है ना, क्योंकि लड़के का मामा वो कहता है नहीं मैं तो लड़की का मामा हूँ, क्योंकि लड़के का मामा कहेगा सर मतलब बाराती, बारात लिए तो चटपट। तो क्या कन्वर्ट हो जाता है? लड़की के मतलब सिचुएशन के आधार पर। समझ में आया? नहीं आया? तो तुम भी अगर कभी ऐसा माहौल हो तो ये मत कहना कि हम लड़के के दोस्त हैं, और लड़की की दोस्ती मत कह देना, वरना वरना अच्छा दोस्त बनना है इधर आ तो हाथ साफ कर देंगे तुम पे। ठीक है, तो कह देना कि मैं इसका नंसारिया हूँ, मैं मेरा भाई हूँ। लड़की का तुरंत भाई बन जाना, ठीक है? हाँ लड़की का तुरंत भाई बन जाना। डीजे वाला और पिटता है, बहुत देर से गाना नहीं बजा रहा था तू मेरा सिर्फ फरमाइश का। हाँ, और हलवाई का तुम रोल कर नहीं सकते, हलवाई का रोल, क्योंकि हलवाई का एक अलग ही रूप होता है उसका। हलवाई एक अलग ही रूप होता है, तुम तो सजे जैसे घूम रहे हो, इसका मतलब हलवाई तो हो नहीं। चलो आगे बढ़े फिलहाल।
ले भैया, ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दोगुने अंक मिले। ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, विज्ञान मतलब साइंस की अपेक्षा दोगुने अंक मिले। ए को मतलब एक बंदा है ए, मिस्टर ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दोगुने अंक मिले, यानी इंग्लिश में अगर 2 मिले तो साइंस में 1 मिला। इतनी बात क्लियर हुई। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय में उसके कुल अंक, इंग्लिश, गणित और विज्ञान एज फॉर साइंस में जो उसके कुल अंक हैं 180 मतलब 180 हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, यानी कि गणित मतलब मैथ्स और गणित और अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ्स का जो अनुपात है 2:3, 2 और 3। भाई साहब इसको शुद्ध करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लूँ, ऊपर वाले को कर लो, पलट दो। अरे तंग पलटूं दोनों, तो इधर हो जाएगा साइंस और इधर हो जाएगा इंग्लिश। तो इधर हो जाएगा 2, 1 और इधर हो जाएगा 2। यही बात है। अब ये रेशियो आराम से बना सकते हैं। साइंस, इंग्लिश, मैथ्स 1, 2, 3। एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? इनकी गुणा करें 2, इनकी गुणा करें 4, इनकी गुणा करें 6, फिर 2 से काटें 1, 2, 3। का बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? हाँ, देखो सस्ता नशा करोगे तो यही होगा। ये था 2 और 1 और ये था 2 और, ये था 1 और 2 और ये था 2 और 3। भैया यहाँ पर इंग्लिश कॉमन ना है तो 2 है ना, तो हल तुम नोटन करना 1, 2, 3। अगर मैं साइंस, इंग्लिश, मैथ्स को जोड़ूं तो 3 और 2 5 और 6 यूनिट। हमारे हिसाब से 6 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 100। अगर यूनिट का मान निकालें तो 30। यूनिट का मान कितना आया? अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उसे विज्ञान विषय में कितने अंक मिले, मतलब साइंस में। तो साइंस, पेज खाली करो। तो साइंस में मिले हैं उसे 1 यूनिट। साइंस में कितना मिला है? 1 यूनिट। और 1 गुणा 30 बराबर 30। इस सवाल का ANSWER है। सही है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अमन बाबू घुमा लाए दोस्त को? बहुत बढ़िया। आप जैसे पुण्य का काम कोई नहीं कर सकता। अपनी पढ़ाई छोड़ के दोस्त को घुमा रहे हैं बरेली। बरेली में क्या है घूमने के लिए? अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कोई काम किसी काम ना आता है। 500 से आ जाए, कहाँ फर्क पड़ता है। चलो, महिला मित्र होगी तो कह नहीं सकते, तो तुम जापान में चले जाओगे। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़कों और लड़कियों का अनुपात मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:3। और लड़कियों और शिक्षक मतलब गर्ल्स और टीचर का जो अनुपात है 8:1। सही है? आगे बढ़े चचा, कब बनाते हैं इसको रेशियो? तो बॉयज, गर्ल्स और टीचर 8 चौक 8 तिया 3 एकम, एक रेशियो आया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक, सभी विद्यार्थी में गर्ल्स और बॉयज दोनों आ गए। यानी कि हमसे पूछा है बॉयज प्लस गर्ल्स का रेशियो, मतलब सभी विद्यार्थियों का रेशियो अध्यापक से, मतलब टीचर से। तो बॉयज कितने हैं? 32 और गर्ल्स कितनी हैं? 24। 32 और 24 कितने हो जाते हैं? 56:3। 56 और 56:3 ये लिखा है पहले ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना, इसकी ऐसे मत बोलो, करेक्ट होना मजबूरी तब करते हैं जब 3 ऑप्शन काटते हैं। तुमने कुछ काटा? तुम्हारी मजबूरी है, तुमने सॉल्व किया। ऑप्शन की मजबूरी नहीं। ऑप्शन की मजबूरी कब होती है? जब 3 ऑप्शन काट दो, एक ही बचे, तब उसकी मजबूरी होती है। फिलहाल इसमें ऑप्शन की मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है। सॉल्व किया आपने। बढ़े आगे। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? ABC बल्लेबाज हैं। ABC कौन है? बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का औसत A/B दे रखा है, B/C दे रखा है। कुल रन 364 है, B द्वारा निकल जाएगा। हटाओ, तो AB का रेशियो है, B और C का रेशियो है, तो ABC का निकल आएगा। AB, तू काहे गिर रहा है? ठीक है, ABC का निकल आएगा। और ABC का मान कितना है? 564, निकाल देंगे। नेक्स्ट सवाल, छोड़ो इसे।
एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपए में खरीदे, उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात मतलब वजन 4 अनुपात, ये 4 किलो है तो ये 3 किलो है, अगर ये 4 किलो है तो ये, और उनके एक मात्रा समान मतलब एक समान मात्रा मतलब किलो में बिक रही है तो दोनों किलो में बिक रहे हैं, क्विंटल में बिक रहे हैं तो दोनों क्विंटल में बिक रहे हैं। अगर हम ये 4 किलो 3 किलो मान लें तुमको कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। और एक समान मात्रा के चावल और गेहूं के मूल्य अनुपात, यानी कि अगर ये पहला वाला 5 रुपए किलो तो दूसरा 6 रुपए किलो, यही वाली बात है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, गेहूं को कहते हैं व्हीट और चावल को कहते हैं राइस, कोई दिक्कत? इनके जो वेट WEIGHT, इनके जो वेट का रेशियो है वो है 4 और 3, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे समझना है तो G फॉर गेहूं और C फॉर चावल। अब तो क्लियर हुआ? G फॉर गेहूं और C फॉर चावल 4:3 है, और एक समान मात्रा के चावल और गेहूं के मूल्य मतलब इनका रेट RATE, रेट का अनुपात 5:6 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 4 किलो गेहूं है 5 रुपए प्रति किलो गेहूं है तो गेहूं में कितने रुपए खर्च किए होंगे? 20। और 6 रुपए किलो गेहूं है और 3 किलो गेहूं है तो कितने रुपए खर्च कर रहे होंगे? 18। अगर ये 20 होगा कि 20 यूनिट होगा? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20 यूनिट तुमने गेहूं खरीदने में खर्च किया है और चावल खरीदने में 18 यूनिट खर्च किया है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 38 यूनिट। और 38 यूनिट हमारे हिसाब से रुपया खर्च किया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 380 खर्च किया है। अगर मैं यूनिट का मान निकालना चाहूंगा तो 10 यूनिट का मान निकालना चाहूंगा तो कोई दिक्कत? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो चावल की कितनी मात्रा में खरीदा था, तदनुसार मैं चावल कितनी कीमत में खरीदा था। भैया चावल कितने में? 18 यूनिट। चावल कितना? 18 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 10 तो 180। फिर एक बार सवाल को समझते हैं। उन्होंने कहा था गेहूं और चावल के जो वजन का अनुपात है 4:3, ये 4 किलो है तो ये 3 किलो है, और उन्होंने कहा था इनके रेट का अनुपात 5:6, ये 5 रुपए किलो है तो ये 6 रुपए किलो है। अब खुद सोचो, 5 रुपए किलो गेहूं है, कितने रुपए किलो? 5 रुपए किलो गेहूं है, 4 किलो गेहूं खरीदे तो गेहूं खरीदने में कितना रुपए खर्च किया? 6 रुपए किलो गेहूं है, 3 किलो 6 रुपए प्रति किलो, 6 रुपए प्रति किलोग्राम चावल हैं, और 3 किलो चावल खरीदे तो कितने रुपए खर्च किए? अगर 20 यूनिट आपने गेहूं में खर्च किया है, 18 यूनिट चावल में खर्च किया है, यानी कि दोनों में खर्च किया 38 यूनिट हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 380 रुपए खर्च किया है, यानी यूनिट का मान 10 आया। अब आपसे ये पूछा है कि बताइए चावल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया, तो चावल खरीदने में 18 यूनिट खर्च किया, 18 यूनिट का मान 180 निकाल दिया। सवाल में कोई दिक्कत हुई है? बढ़े आगे। अगला जो सवाल है वो क्या कह रिया है, इसको भी देखते हैं। सवाल कह रहा है राम को अंग्रेजी विज्ञान की अपेक्षा दोगुने मिले। राम को अंग्रेजी में विज्ञान मतलब इंग्लिश में साइंस की अपेक्षा दोगुने मिले, और उसके अंग्रेजी विज्ञान गणित के 80। सेम सवाल है भी करा है। अगला सवाल है, अब यहां से पढ़ते हैं सवाल। अब सवाल होते हैं थोड़े से चेंज, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।